फैमिली को ऐसा लगता है कि ये लेडी ने कहीं ना कहीं कोerशन का इस्तेमाल किया है या सामने वाले को सुसाइड करने के लिए प्रेरित किया है, फोर्स किया है, चाहे डरा कर धमका कर, चाहे कोई भी मेथड से। यानी फैमिली को शक है, इसलिए वो लेडी पर एफआईआर दर्ज हो गया है, बरोबर है ना। वो उसके ऊपर केस चलेगा। आज का ये देखो, न्यूज देख लेना बच्चों। तो आपको वो जो सेक्शंस नजर आएंगे ना, जिस सेक्शंस के थ्रू वो एक्ट्रेस के ऊपर ये केस हो रहे हैं, दैट इज अंडर इंडियन पेनल कोड, याद रखना। दैट इज नॉट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, दैट इज थ्रू इंडियन पेनल कोड। आपके नॉलेज के लिए, और कुछ नहीं, जस्ट फॉर योर नॉलेज। ओके, आपको समझ में आना चाहिए। बच्चों, मैं एक बार फिर रीड कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनना है सबको। मैं अभी स्लो रख दिया डिस्कशन इसके लिए। कोerशन इज द कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट forbidden by इंडियन पेनल कोड। बच्चों, कोई भी एक्ट इंडियन पेनल कोड में जो फोरबिडन है, और अनलॉफुल डिटेनिंग, गैर कानूनी तरीके से किसी की जमीन जायदाद प्रॉपर्टी हथिया लेना, अनलॉफुल डिटेनिंग, या उसको हथियाने की धमकी देना, इसमें से भी कोई काम अगर आप करते हो, ओके, एट द कॉस्ट ऑफ अदर पर्सन, ये इंटेंशन के साथ कि वो सामने वाला पर्सन डर के आपके साथ एग्रीमेंट करे, अगर ऐसा सिचुएशन सामने अगर निकल कर बाहर आता है, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से आपने सामने वाले के ऊपर कोवर्शन का इस्तेमाल किया है। आर यू गेटिंग दैट बच्चों? इसको दो पार्ट में डिवाइड करो, कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट, एंड दूसरा है अनलॉफुल डिटेनिंग और थ्रेटनिंग टू डिटेन एनी प्रॉपर्टी टू द प्रेजुडाइज ऑफ एनी पर्सन। टू द प्रेजुडाइज ऑफ एनी पर्सन मतलब एट द कॉस्ट ऑफ अदर पर्सन, सामने वाले पर्सन पर, विद द इंटेंशन ऑफ कॉसिंग एनी पर्सन टू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट। ओके, इसमें से कुछ भी आपने किया ये इंटेंशन के साथ कि सामने वाला हमारे साथ एग्रीमेंट करे जमीन बेचने का, घर बेचने का, शॉप बेचने का, बरोबर है, तो समझ जाने का आपने कोवर्शन का इस्तेमाल किया है। एंड सामने वाले के लिए दिस कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स, वो अगर उसने डर के साइन कर दिया एग्रीमेंट पे, तो वो उसके लिए वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। इज दैट ओके बच्चों? इसी 3 लाइन के डेफिनेशन को उन्होंने फिर से एक्सप्लेन किया एनालिसिस में, देखो सेम है, सब कुछ सेम है, सिर्फ वो डेफिनेशन को स्प्लिट करके लिखा है उन्होंने। क्या लिखा है देखो बच्चों, एनालिसिस अगर हम करें सेक्शन 15 का, द सेक्शन डज नॉट रिक्वायर that coercion must proceed from party to a contract, nor is it necessary that subject of the coercion must be the other contracting party. It may be directed against any third person, whatever. बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों। अभी जो मैंने whatever तक पढ़ा, एक काम करो, एक बार आप लोग एक बार रीड करो, करो रीड। हाँ बच्चों, सेक्शन 15 क्या कहना चाहता है कि कोवर्शन के लिए ये जरूरी नहीं है कि आप सामने बैठे हो, मैं सामने बैठा हूं, एंड आपको सामने सामने डरा धमका रहा हूं, ये तो कोवर्शन है ही, बरोबर है, ये तो डायरेक्ट मैं धमकी दे रहा हूं आपको। लेकिन कभी कभी कोवर्शन अलग एंगल से भी किया जा सकता है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। थर्ड पार्टी भी इन्वॉल्व हो सकती है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल बच्चों, मान लो कि आपके पिताजी ऑफिस जा रहे हैं, बरोबर है, मैं आपसे जमीन खरीदना चाहता हूं, लेकिन आप मेरे को बेच नहीं रहे हैं। तो मैंने क्या किया देखो,
आपके पेरेंट्स जो है ना, फॉर एग्जाम्पल फादर आपके ऑफिस जा रहे हैं, तो मैंने किसी गुंडे को अपॉइंट किया, जैसे गुंडे रहते हैं ना, उनको अपॉइंट किया, मैंने कहा कि वो जो व्यक्ति जा रहा है ना, उसको जाके डराओ धमकाओ, दो चार मार भी दो, और उसको बोलो कि तेरे बेटे को बोल जमीन बेचे, गिरीश को वो जमीन बेचे। तो बच्चों इसमें हुआ क्या, जरा अंडरस्टैंड करो। क्या गिरीश खुद गया था क्या धमकी देने? नहीं, थर्ड पार्टी को एम्प्लॉय किया। क्या गिरीश ने सामने सामने आपको धमकी दी क्या? नहीं, आपके किसी रिलेटिव को धमकी दी। तो ऐसे भी अगर कोई करता है, ये इंटेंशन के साथ कि आप मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट करो, तो भी ये कोवर्शन होगा। आप बोलो, समझ में आया मैंने क्या कहा? आपने ये फिल्मों में सीरियल में देखा ही होगा कि बोल तेरे बाप को, बोल तेरी माँ को, बोल तेरे भाई को। मैं थोड़ा ऐसा लोकल लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ बच्चों समझाने के लिए आपको। गुंडे लोग ऐसे ही बोलते हैं ना, उसको बोल वो जमीन बेच दे, नहीं तो फिर अब अच्छा नहीं होगा। आपने ऐसा बहुत सुना होगा। तो इसका मतलब, बोलने का मतलब क्या है कि कोवर्शन एम्प्लॉय करने के लिए जरूरी नहीं कि दोनों पार्टी सामने सामने होनी चाहिए, थर्ड पार्टी के जरिए भी किया जा सकता है। ओके। अब बच्चों ये सुनने के बाद अगर आप वो वापस लाइन को पढ़ेंगे ना, तो आपको अभी समझ में आ जाएगा कि हाँ ये क्या लिखा है, अभी सर हमको समझ में आ गया। ओके। जो ऊपर के डेफिनेशन में नहीं लिखा था, ये अलग से दिया है कि एनालाइज करते समय आपको ये एक्स्ट्रा पॉइंट याद रखना है। अब हम वापस पढ़ते हैं क्या लिखा है, देखो, फॉलोइंग आर द एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स ऑफ कोअर्शन। एंड बच्चों, अगर आप देखेंगे वो चारों पॉइंट जो वहां लिखे हैं, दे आर नथिंग बट द सेम थिंग विच वाज गिवन इन द अबाउट डेफिनेशन। एक काम करो, 1 मिनट देता हूँ, पढ़ लो चारों, सभी लोग रीड करो। किसी को डाउट है तो डाउट पूछेंगे, हाँ? बाकी लोग रीड करो। एंड देखो ऊपर के डेफिनेशन के साथ उसको कंपेयर करो, सेम वही का वही है। सिर्फ चौथा पॉइंट में आप कहीं कंफ्यूज हो सकते हैं। 4th पॉइंट, कैन यू एक्सप्लेन? रॉन्ग हो जाएगा चलेगा। कैन एनीवन एक्सप्लेन व्हाट इज गिवन? शॉर्टकट। 1 2 3, आई एम वेरी श्योर कि दैट इज एज गुड एज डेफिनेशन, आवर डेफिनेशन। ओके, बट व्हाट इज 4th पॉइंट? रॉन्ग आंसर चलेगा बच्चों, आप ट्राई तो करो, कुछ तो समझे होगा। थोड़ा थोड़ा आपको अभी रीड करके मैं आपसे पूछने वाला हूँ, आपको देने वाला हूँ पढ़ने के लिए। सेवियो, वेरी गुड, परफेक्ट। बच्चों, फॉरेन कंट्री में हमारा इंडियन पेनल कोड तो चलेगा नहीं, दैट इज एप्लीकेबल ओनली इन इंडिया। हो सकता है कि आपका बड़ा भाई या आपके पेरेंट्स फॉरेन कंट्री में हो, मुझे आपसे जमीन खरीदनी है इंडिया में, आप मान नहीं रहे हो, है कि नहीं? तो फॉरेन में आपके पेरेंट्स को तकलीफ दी जा रही है, जस्ट बिकॉज यू आर नॉट सेलिंग लैंड इन इंडिया। अब फॉरेन में तो इंडियन पेनल कोड है, चलेगा नहीं। आप समझ रहे हैं ना? तो वही लॉ क्या कहना चाहता है कि ये जरूरी नहीं है, ये इमटेरियल है, बरोबर है, कि जहां पर ये कोवर्शन का इस्तेमाल किया जा रहा है, उस प्लेस पर अपना इंडियन पेनल कोड चलता है या नहीं चलता है, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। सो व्हाट आई मीन टू से इज, आपको डराया धमकाया जा रहा है, चाहे इंडिया में आपको या आपके पेरेंट्स को,
या फॉरेन कंट्री में, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट ये कि डराया धमकाया जा रहा है एंड रीजन आपको से एग्रीमेंट करने का इंटेंशन है। ओके, कहाँ धमकाया जा रहा है दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। हाँ, धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है, धमकी दी जा रही है, मारपीट हो रही है, कहाँ हो रही है दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। सैवियो ने एकदम परफेक्ट लिख दिया आंसर। बाकी सबको समझ में आया? यस, रिस्पॉन्स दो जरा। एंड आई थिंक फर्स्ट 3 पॉइंट्स में तो परफेक्टली क्लियर था सब, वो बताने की जरूरत नहीं है। ओके, तो बच्चों ये डेफिनेशन पढ़ के आप एनालिसिस पढ़ेंगे तो मुझे लगता है 80% लैंग्वेज परफेक्टली क्लियर होना ही चाहिए। एंड नाउ बच्चों, आप अगर नोट्स को देख रहे हो, स्क्रीन पर देखो, वन वर्ड आंसर दो। व्हाट इज इफेक्ट ऑफ कोवर्शन अंडर सेक्शन 19 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872? वन वर्ड आंसर चाहिए। कोवर्शन इस्तेमाल करने का इफेक्ट क्या होगा? कोवर्शन इस्तेमाल करने का इफेक्ट क्या होगा? अवॉइडेबल। वेरी गुड, बस वन वर्ड आंसर खत्म। सामने वाले के लिए कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स अवॉइडेबल, बराबर है, कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स अवॉइडेबल। आप बोलेंगे सर सामने वाले के लिए कॉन्ट्रैक्ट अवॉइडेबल है तो फिर तीन तीन पॉइंट्स क्या लिखे हैं? फिर तीन तीन पॉइंट्स क्या हैं? तो बच्चों वो मैं रीड करके समझाता हूँ, क्योंकि उसमें एक प्रिंसिपल ऑफ रेस्टिट्यूशन करके आएगा। ओके, बहुत ही जरूरी है अभी से समझना उसको। आगे के आई थिंक मुझे लगता है नेक्स्ट टॉपिक में या शायद इसी टॉपिक में वो नहीं आए थे। हाँ, नेक्स्ट टॉपिक में यू विल गेट अगेन प्रिंसिपल ऑफ रेस्टिट्यूशन। उस वक्त मैं आपको कोवर्शन याद दिला के बताऊंगा, देखो मैंने ये पढ़ाया था उस वक्त। तो डबल डबल जब सुनेंगे तो एक बार वापस याद रखेंगे आप लोग। सेवी, व्हाट इज योर डाउट? सर एग्जाम के शॉर्ट नोट में डेफिनेशन का एनालाइज भी लिखना होता है, लिखेंगे तो अच्छा है, क्योंकि ऑलमोस्ट 3 लाइन तो डेफिनेशन को ही कॉपी करके लिखना है, आंसर भी बड़ा लगेगा। ओके, तो लिखेंगे तो बेटर ऑलवेज। ओके बच्चों, लेट अस सी द इफेक्ट। अब लीगल इफेक्ट तो ऑलरेडी पता है आपको कि कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ अदर पार्टी जिसकी कंसेंट ली गई है बाय यूजिंग द कोअर्शन। सीधी बात है, मुझे लगता है ऑलमोस्ट बाय हार्ट है अभी ये। सो आई थिंक पॉइंट नंबर 1 रीड करूंगा, समझाऊंगा नहीं क्योंकि सबको मालूम है ये है क्या। कॉन्ट्रैक्ट इंड्यूस्ड बाय कोअर्शन इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी हुज कंसेंट वाज सो ऑब्टेन्ड। चलो पढ़ के आगे बढ़ते हैं, सबको क्लियर है आई नो। पॉइंट नंबर 2, as to the consequences of rescission of voidable contract। चलो टाइप करो, रिसिशन मतलब किसी ने वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को रिसिशन किया, मतलब अगर किसी ने, सामने वाले ने वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट जिसके लिए था उसने अगर कॉन्ट्रैक्ट को रिसिशन किया, रिसिशन यानी कि रिसाइंड, कैंसल, तो बच्चों व्हाट कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाएगा? वेरी गुड, कैंसल बरोबर है, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाएगा? वॉइड। वेरी गुड, परफेक्ट। आइदर मेक इट और ब्रेक इट, तो यहाँ पे ब्रेक इट, एंड व्हेन ब्रेक इट कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड। सिंपल, पढ़ने में समझ में आ रहा है सबको? So as to the consequences of rescission of voidable contract, the party rescinding a void contract should, कॉन्ट्रैक्ट तो void हो ही गया, रिसाइंड करेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट void हो ही गया, लेकिन एक और लाइन क्या लिखा है? The party rescinding void contract should, if he has received any benefit thereunder from other party to the contract, restore such benefit so far as may be applicable to whom from it was received। यही है सेक्शन 71, नीचे भी उसी लाइन के लिए वो दिया है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं बच्चों, एग्जांपल समझ में आ गया तो 2 और 3 वापस पढ़ना। 3 मैंने पढ़ा नहीं, लेकिन आप पढ़ लेना उसको वापस, ठीक है? चलो देखो, चलो बच्चों मैं एग्जांपल में मेरा नाम रखता हूँ गिरीश एंड सैवियो का नाम रखता हूँ, ठीक है? सैवियो, आई होप सैवियो को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। बच्चों सैवियो एक मेजर पर्सन है,
साउंड माइंड का है एंड नॉट डिस्क्वालिफाइड है। ठीक है बच्चों, मान लो सैवियो की मतलब मानिकपुर में एक जमीन है वसई में, वो जमीन मैं खरीदना चाहता हूँ। मैंने बहुत प्यार से समझाया उनको, मानने को तैयार नहीं है सैवियो, एंड मुझे वो जमीन की जरूरत है। तो फिर मैंने क्या किया, सैवियो को डराने धमकाने का चालू कर दिया। मतलब आप बोल सकते हो कि गिरीश सर ने कोerशन इस्तेमाल किया, बहुत डराया धमकाया, तो सैवियो एक लेवल का डर गया, एंड सैवियो ने वो जमीन बेचने का कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट मेरे साथ कर लिया। उसने सैवियो ने मुझे जमीन बेची। क्यों बेची? वो तैयार नहीं था एक्चुअली, दिल से खुश नहीं है वो, लेकिन जबरदस्ती बेच रहा है मेरे को, क्योंकि मैंने उसको डराया धमकाया। लेकिन बच्चों, मैं भी तो फुकड़ में नहीं ले रहा हूँ ना जमीन, मैं तो पैसे दे रहा हूँ ना उसे। इतना ही कि वो तैयार नहीं था तो मैंने डराया धमकाया उसको, है ना, जान से मार डालूंगा तुझे, जमीन बेच नहीं तो जान से मार डालूंगा। फुकट दे ऐसा नहीं बोल रहा था मैं, बेचना मेरे को, मैं पैसा देने को तैयार हूँ। एंड बाद में उसने डर के वो जमीन बेच दी मुझे। बच्चों, मैंने जमीन के उसको 20 लाख रुपीज दे दिए। 20 लाख रुपए में, जो कि एक एडिक्वेट कंसिडरेशन है ऐसा मान लो। मैंने सैवियो को 20 लाख रुपए दिए, 20 लैक्स, एंड जमीन का सौदा कर लिया। बस ये सौदा में क्या किया, मैंने कोerशन का इस्तेमाल किया। अब बच्चों हुआ क्या, सैवियो ने एक हफ्ते भर बाद, टाइमली टाइम रहते हुए, सैवियो ने कुछ अपने रिलेटिव्स की मदद से जाकर पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कर दिया कि गिरीश सर ने कोerशन इस्तेमाल करके मेरे से जबरदस्ती एग्रीमेंट करवाया। मैं वो एग्रीमेंट को रिसाइन करता हूँ, मेरे तरफ से कैंसिल करता हूँ। जैसे ही वो बच्चों कंप्लेंट लॉन्च हुआ, हमारे बीच का कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया। अब जब कॉन्ट्रैक्ट ही वॉइड हो गया, तो क्या मैं सैवियो पर केस कर सकता हूँ क्या, कि तूने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया? टाइप करो। क्या मैं सैवियो पर केस कर सकता हूँ क्या, कि तूने क्यों कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा? नो, मुझे अलाउड ही नहीं है केस करने का। ये ऑप्शन केवल एक ही पार्टी को है, वो है सैवियो को। सैवियो केस कर सकता है मेरे ऊपर, एंड सैवियो ने किया। चलो बच्चों, जब बच्चों सैवियो ने कैंसिल कर दिया कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया, चलो मेरे ऊपर पुलिस कंप्लेंट शुरू हो गया, मतलब फाइल हो गया, केस केस चलने लगा। लेकिन सैवियो को भी तो कुछ बेनिफिट मिला है कि नहीं कॉन्ट्रैक्ट में? आप जरा ध्यान से सुनो, सैवियो को भी तो कुछ मिला है कि नहीं बेनिफिट? क्या मिला है, जरा टाइप करो, सैवियो को क्या मिला है। या अब ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड बन चुका है, अब ये एनफोर्स नहीं होगा, लेकिन उसको भी तो 20 लाख रुपया मिला है कि नहीं कैश? तो क्या वो कैश सैवियो रखेगा क्या? जब कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो चुका है, तो सैवियो को भी क्या करना चाहिए, उसको जो बेनिफिट मिला है ना कॉन्ट्रैक्ट में, आई मीन टू से 20 लैक्स, वो 20 लैक्स सैवियो ने गिरीश सर को वापस दे देना चाहिए। बच्चों, सबको समझा मैंने क्या पढ़ाया अभी? राइट, रिटर्न कर देना चाहिए। वो सैवियो कहता है आई विल रिटर्न इट, वेरी गुड बेटा, यू हैव टू रिटर्न इट। ओके, लॉ तुमको खुद ही बोलेगा रिटर्न करने के लिए, सेक्शन 71 में। इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ रेस्टिट्यूशन, कि अगर कॉन्ट्रैक्ट आगे चल के किसी कारण वॉइड हो जाता है, तो किसी भी पार्टी को जो बेनिफिट मिला रहता है, वो बेनिफिट सामने वाले को रिस्टोर कर देना। रिस्टोर का मतलब वापस दे देना। पढ़ाई के लिए तो मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें,
और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट वापस दे तैयारी देना। का साथी। तो जब यहाँ कॉन्ट्रैक्ट कैंसल हो चुका है, गिरीश सर सैवियो को जमीन वापस दे चुके हैं, तो सैवियो को भी गिरीश सर का 20 लाख रखने का कोई हक नहीं है। सैवियो ने वो पैसा रिटर्न कर देने का। इसको हम प्रिंसिपल ऑफ रेस्टिट्यूशन भी कहते हैं। सेक्शन 71 में इसको हम प्रिंसिपल ऑफ रेस्टिट्यूशन कहते हैं। अभी तो वर्ड दिख नहीं रहा है आपके नोट्स में, आगे शायद आएगा। ओके, वी कॉल इट एज प्रिंसिपल ऑफ रेस्टिट्यूशन। सो लेट अस रीड दैट पॉइंट नंबर 3 क्या लिखा है देखो। अ पर्सन टू whom money has been paid or anything delivered। गिरीश ने किस पर्सन को दिया? तो सैवियो को। अ पर्सन टू whom money has been paid or anything delivered under coercion must repay or return it। बच्चों, हैव यू अंडरस्टूड इफेक्ट में सेकेंड एंड थर्ड पॉइंट क्या था? फर्स्ट पॉइंट तो सबको मालूम है कि वॉइडेबल हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट, वो बताने की कोई आवश्यकता ही नहीं है अभी। बट बच्चों, मुझे लग रहा है कि पॉइंट नंबर 2 and 3 इज ऑल्सो अंडरस्टूड। किसी को कुछ पूछना है बच्चों, कि आगे बढ़ू मैं? तो बच्चों, मैं आपको अभी 1 मिनट दे रहा हूं, मैं अभी चुप हो जाता हूं, आप लोग एग्जाम्पल पढ़ो। रीड द एग्जाम्पल, गिवन एग्जाम्पल, देन वी कैन स्टार्ट विद सेक्शन 16। बच्चों, एग्जाम्पल इज क्लियर। दिस इज द वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ कोअर्शन, है कि नहीं? सुसाइड करने की धमकी देकर, सुसाइड करने की धमकी देना इज एन एक्ट फॉरबिडन बाय आवर इंडियन पेनल कोड। तो अपने वाइफ, खुद की वाइफ एंड बेटे को सुसाइड करने की धमकी देना, गेटिंग दैट? एंड धमकी देकर अपने नाम पर एग्रीमेंट करवा लेना। बच्चों, ये भी एक क्लासिकल एग्जांपल है कोअर्शन का। ओके, एंड आई थिंक दिस इज अंडरस्टूड। अब यहाँ वाइफ एंड सन जाकर अगर टाइमली कंप्लेंट कर दें तो कॉन्ट्रैक्ट रिसाइंड हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। एंड वाइफ एंड सन ने कुछ बोला ही नहीं, मैटर ही खत्म हो गया, फिर कॉन्ट्रैक्ट अपने आप में वैलिड हो गया। ओके, ठीक। तो आई थिंक एग्जाम्पल इज अंडरस्टूड। सो नेक्स्ट पॉइंट। वेर, चलो पढ़ता नहीं हूँ, सबने पढ़ लिया है? रिस्पॉन्स दो जरा। अच्छा, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट बच्चों। अंडी इन्फ्लुएंस। बच्चों, मैंने कोअर्शन जब पढ़ाया था तो अंडी इन्फ्लुएंस भी पढ़ाया था, दोनों में हमने थोड़ा डिफरेंस भी अंडरस्टैंड किया था कि कोअर्शन अगर फिजिकल प्रेशर है, फोर्स है, तो फिर अंडी इन्फ्लुएंस क्या है? अंडी इन्फ्लुएंस क्या है? तो ये मेंटल प्रेशर है।
बराबर है, इसमें कोई डराने धमकाने का बात नहीं है, इसमें कोई डराने धमकाने का बात नहीं है। सिर्फ एक पार्टी दूसरे पार्टी का अनड्यू एडवांटेज लेता है, बराबर है, उसको कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए फोर्स करता है। बच्चों, दो लोगों के बीच में कभी कभी एक कोई ऐसा रिलेशनशिप होता है जहां पर वन पार्टी इज इन अ पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ अदर पार्टी। बच्चों, दो पार्टी में एक पार्टी जब दूसरे पार्टी का विल डोमिनेट कर सकता है, ऐसे अगर जब रिलेशनशिप होती है तो यहां पर अनड्यू इन्फ्लुएंस के चांसेस ज्यादा हैं। लेकिन वापस वही कहूंगा जो कोर्शन में कहा है कि कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के ऊपर अगर अपना अनड्यू इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करता है, बराबर है, उसका विल डोमिनेट करता है, तो ये करने के पीछे उसका इंटेंशन ये होना चाहिए कि सामने वाला उसके साथ एग्रीमेंट करे। अगर इंटेंशन सामने वाले के साथ एग्रीमेंट करने का नहीं है तो एज पर सेक्शन 16 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में उसे अनडू इन्फ्लुएंस नहीं कहा जाएगा, क्योंकि इंटेंशन इज नॉट टू मेक अदर पार्टी फॉर मेकिंग हिम टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। ओके, वही कोर्शन केस, आप डरा धमका क्यों रहे हो सामने वाला को आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करे। सेम थिंग यहाँ पर आप मेंटल प्रेशर इसलिए डाल रहे हो उसके ऊपर ताकि वो आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करे, एग्रीमेंट करे। इतना ही कि यू आर नॉट यूजिंग एनी फिजिकल फोर्स, यू आर यूजिंग ओनली मेंटल फोर्स, यू आर यूजिंग योर पोजीशन, बरोबर है, जो आप टॉप पोजीशन पे हो, डोमिनेट करने के पोजीशन में हो, तो बच्चों आप सामने वाले का विल डोमिनेट करके उसको एग्रीमेंट के लिए फोर्स कर रहे हो, बरोबर है। ये तभी होता है जब दो लोगों के बीच में एक ऐसा रिलेशनशिप होता है, चाहे रियल हो, एपरेंट हो, चाहे लीगल हो, फिड्यूसरी नेचर में हो, कोई भी तरह का, बट एक ऐसा रिलेशनशिप एग्जिस्ट होता है जहां पे वन पार्टी इज इन अ पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ अदर पार्टी। फादर कैन डोमिनेट द विल ऑफ हिज सन, गर्लफ्रेंड कैन डोमिनेट द विल ऑफ बॉयफ्रेंड, होता है। मदर कैन डोमिनेट द विल ऑफ चिल्ड्रन, चिल्ड्रन कैन डोमिनेट द विल ऑफ पेरेंट्स, आजकल उल्टा हो रहा है। डॉक्टर कैन डोमिनेट द विल ऑफ पेशेंट, एडवोकेट कैन डोमिनेट द विल ऑफ हिज क्लाइंट। बहुत सारे, मैंने कहा ना, जरूरी नहीं कि हमेशा ब्लड रिलेशनशिप हो, और भी कई सारे ऐसे रिलेशनशिप होते हैं। टीचर कैन डोमिनेट द विल ऑफ स्टूडेंट, मैंने एग्जाम्पल भी लिया था शायद आपको समझाने के लिए, बराबर है। बस बच्चों, ये इतना ही है कि ये कोअर्शन का अपोजिट है, बट लीगल इफेक्ट रिमेन सेम। अगर मैं अंडी इन्फ्लुएंस यूज करके आपके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करता हूं, मैं अंडी इन्फ्लुएंस यूज करके आपके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करता हूं, तो आपके लिए कॉन्ट्रैक्ट वापस क्या हो जाएगा, वॉइडेबल हो जाएगा। बिकॉज कहीं ना कहीं गिरीश सर ने अपनी पोजीशन यूज करके एज अ टीचर स्टूडेंट की विल डोमिनेट की एंड स्टूडेंट को फोर्स किया कि वो एग्रीमेंट करे। फोर्स क्या किया, सामने वाला अपने आप प्रेशर में आ गया कि एग्रीमेंट करे। गेटिंग दैट? मैंने कोई डराया धमकाया नहीं, सिर्फ बोला अरे मैं टीचर हूं तेरा, है ना, मेरे साथ ये कॉन्ट्रैक्ट कर ले तू। एंड आप भी सोच रहे हो कि नहीं कॉन्ट्रैक्ट किया तो सर क्या सोचेंगे, है कि नहीं, उनको बुरा लगेगा। ऐसा करके बच्चों हम लोग कभी कभी एग्रीमेंट करते हैं ना चाहते हुए भी, कुछ लोगों के साथ एग्रीमेंट कर लेते हैं ना चाहते हुए भी, तो इसका मतलब सामने वाले का अनडी इन्फ्लुएंस है आपके ऊपर। गेटिंग दैट एवरीवन? सो ट्राई टू अंडरस्टैंड। क्या है कि कभी कभी डिफरेंस वगैरह पूछा जा सकता है आपको, व्हाट डू यू मीन, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन, या व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कोअर्शन एंड अनडी इन्फ्लुएंस। सो लेट अस रीड। बच्चों, आई होप मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है थोड़ा बहुत। अब वो आपके नोट्स में क्या लिखा है उतना जरा समझ लेते हैं, क्या लिखा है, देखो। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 16
of Indian Contract Act 1872, a contract is said to be induced by undue influence where the relations subsisting between parties are such that one of the parties is in a position to dominate the will of other, and he uses that position to obtain an unfair advantage over the other. रिलेशनशिप का गैर फायदा उठाना, विल डोमिनेट करना एंड उस पोजीशन का इस्तेमाल करके आपको एग्रीमेंट के लिए फोर्स करना. That is what you understand from the word undue influence. A person is said to be in a position to dominate the will of other. A person is deemed to be in a position. Deemed मतलब assumed. ऐसे सारे केसेस में assumption किया जाएगा कि person is in a position to dominate the will of other. Yeah, in such cases there can be chances that person is using a position to dominate the will of another person, where he holds a real or apparent authority over the other. बच्चों, रियल और apparent authority हमारे पेरेंट्स की होती है, बरोबर है. वेरी नियर रिलेशन में होती है, जिसको हम कहते हैं टीचर स्टूडेंट में होती है नियर रिलेशन. एंड नीचे फिड्यूसरी रिलेशनशिप लग लिखा है, मतलब जैसे कि सीए क्लाइंट, एडवोकेट क्लाइंट, डॉक्टर पेशेंट, जहां कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर कोई काम होता है, जहां एक पार्टी विल बी इन अ पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ अदर पर्सन. गेटिंग दैट? समटाइम बॉस डोमिनेट द विल ऑफ हिज सर्वेंट, है कि नहीं? तो होता है ऐसा. आगे, और वेर ही मेक्स कॉन्ट्रैक्ट विद द पर्सन हुज mental capacity is temporarily or permanently affected by the reason of age, illness, or mental or bodily distress. For example, an old illiterate person. कभी कभी अगर हम किसी ऐसे लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जो मेंटल कैपेसिटी फिलहाल उनकी ठीक नहीं है, या वो अपने एज के वजह से उनका दिमाग ठीक से चल नहीं रहा है, लंबे समय से बीमार व्यक्ति, बराबर है. तो ऐसे लोग के साथ भी जब हम कोई एग्रीमेंट करते हैं तो लॉ फिर हमें ही प्रूव करने के लिए बोलेगा कि गिरीश बताओ, क्या आपने जब ऐसे व्यक्ति के साथ एग्रीमेंट किया तो आपने अनडू इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल नहीं किया, ये प्रूव करो. तो आई हैव टू प्रूव दैट कि मैंने ऐसे लोगों के साथ एग्रीमेंट किया बट मेरा कोई अनडू इन्फ्लुएंस नहीं था. जबकि लॉ को पता है कि ऐसे लोगों के साथ जब भी कोई एग्रीमेंट करता है तो अनडू इन्फ्लुएंस का चांस पूरा का पूरा है. अभी हमारे घर में ही देख लो, कोई ओल्ड एज वाला व्यक्ति होगा, बीमार रहता है, उसको आप कुछ ही बोलो वो करेगा, क्योंकि अभी उसको रैशनली थिंक करने का स्टेट में वो है ही नहीं. उसके ओल्ड एज के वजह से देखो ना, कोई ओल्ड हमारे दादा दादी वगैरह होंगे, एकदम ओल्ड हो गए होंगे, जो आप बोलेंगे वो करते हैं. यहाँ साइन करो, साइन कर देंगे, यहाँ अंगूठा लगाओ, वहां अंगूठा लगा देंगे. तो कहीं ना कहीं ये सारा अंडी इन्फ्लुएंस में भी होता है, बरोबर है. कुछ लोग प्यार से ये करवाते हैं, कुछ लोग इसे बड़ी आंखें करके दिखाते हैं, अपना अपना हिसाब है. अब उसे कोर्शन समझो, अनडू इन्फ्लुएंस, फिजिकल फोर्स इस्तेमाल किया तो कोर्शन बन जाएगा. प्यार से करवाया ये सब काम तो अनडू इन्फ्लुएंस हो जाएगा. बस वही फर्क है. दोनों ही केस में सामने वाले को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए फोर्स करना है. तो बच्चों, ये अनडू इन्फ्लुएंस का मीनिंग था. एक दो एग्जाम्पल हम कवर कर लेते हैं. देखो क्या लिखा है. एग्जाम्पल नंबर 1, पढ़ो एंड बताओ. हु इज इन अ पोजिशन टू डोमिनेट द विल? रीड करके बताओ मुझे. एग्जाम्पल नंबर 1, इसमें डोमिनेटिंग पार्टी कौन सी है?
चलो आंसर। ए सही है। फादर है कि नहीं? अपना पेरेंशियल इन्फ्लुएंस यूज कर रहा है, देखो। बेटे को पैसा दिया था एंड बाद में बेटा जब बड़ा हो गया, कमाने लगा, तो उसे बॉन्ड साइन करवा लिया ज्यादा पैसों के लिए। एंड बेटे ने अंडी इन्फ्लुएंस में साइन करके दे भी दिया। गेटिंग दैट? बच्चों यहाँ इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि इट वाज डन ड्यूरिंग हिज माइनॉरिटी और मेजॉरिटी। इंपॉर्टेंट ये है कि फादर एंड सन का रिलेशनशिप है एंड फादर इज यूजिंग हिज पेरेंशियल इन्फ्लुएंस ओवर हिज सन। सीधी बात है। वो फिर किसी भी मैटर में हो, चाहे शादी को लेकर हो, पैसा लेने देने के मैटर को लेकर हो, यहाँ पेरेंट अपना इन्फ्लुएंस अपने बेटे पर डाल रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं पेरेंट्स आर यूजिंग अनड्यू इन्फ्लुएंस ओवर द सन एंड सन को कहीं ना कहीं वो फोर्स कर रहे हैं कि वो ये एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट करे। सन को अगर सन के एंगल से सोचेंगे तो उसको मन में नहीं करना है तो भी उसको करना पड़ेगा, क्योंकि फिर वो क्या सोचेगा कि अब पेरेंट्स का मैं नहीं सुन रहा हूँ तो समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, बड़ा हो गया अभी माँ बाप का सुनता नहीं है। ऐसा एक प्रेशर रहता है देखो बच्चों के ऊपर। एंड बच्चे वो प्रेशर में फिर पेरेंट्स जो बोलते हैं वो कर लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, क्या पेरेंट्स ने फटकाया क्या उसको? नहीं, बस पेरेंट्स ने अपना पेरेंशियल इन्फ्लुएंस इस्तेमाल किया और उससे बॉन्ड साइन करा लिया। सीधी सी बात है। ओके बच्चों, आप उसके डिटेलिंग्स में मत जाओ, इतना सिर्फ अंडरस्टैंड करो कि फादर सन के रिलेशन में फादर ने अंडू इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल अपने बेटे पे किया एंड उसको बॉन्ड साइन कराने के लिए फोर्स किया फॉर द ग्रेटर अमाउंट। ओके जो उसने दिया था उसको एडवांस के तौर पर, उससे ज्यादा अमाउंट का उसने बॉन्ड साइन करवा लिया उससे। चलो ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2। A a man enfeebled by disease or age। ए नाम का व्यक्ति है, a man enfeebled मतलब सफरिंग by disease or age is induced by B's influence over him as medical attendant to agree to pay B an unreasonable sum, sentence देखो, for his professional services। B employs undue influence। बच्चों एग्जैक्टली क्या हुआ इस एग्जाम्पल में आप बताएंगे? अब देखो ना, कभी कभी हमारे घर में भी एग्जाम्पल होता है ऐसा कि अगर हम फॉर एग्जाम्पल मैं मेरे फादर को बोलता हूँ कि यू क्विट योर स्मोकिंग, आप अभी स्मोक मत करो, लेकिन वो मेरा नहीं सुनते, मम्मी का नहीं सुनते, बहन का नहीं सुनते, किसी का नहीं सुनते। लेकिन वही अगर थोड़ा बीमार हो गए एंड यही बात उनको डॉक्टर बोलता है, अगर डॉक्टर थोड़ा डरा के बोलेगा अगर कि अभी आपने स्मोकिंग किया तो अभी आप ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो वो डॉक्टर की बात मानेंगे। क्योंकि अब वो डॉक्टर के, अब ऐसा सिचुएशन आ गया ना कि वो डॉक्टर के अंडू इन्फ्लुएंस में आ जाएंगे। तो बच्चा ऐसा होता है कभी कभी कि जो मेडिकल अटेंडेंट होता है, जो ध्यान दे रहा है सामने वाले का, वन हु इज सफरिंग फ्रॉम ओल्ड एज और एनफीबल्ड बाय डिजीज, ऐसे आदमी का जब वो ज्यादा ध्यान में रखता है तो उसका विश्वास जीत लेता है वो, एंड फिर वो जो बोलेगा वो सामने वाला करेगा। गेटिंग दैट? हमने शायद फिल्मों में भी, टीवी सीरियल्स वगैरह में भी ये सब देखा होगा। गेटिंग दैट? ऐसा होता है कभी कभी। तो ये एक एग्जांपल्स दिए जा रहे हैं कि कहाँ पर अनडी इन्फ्लुएंस एंड किस एंगल में अनडी इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल किया जा सकता है। अब सामने वाले के लिए कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है वो तो हमको हमेशा पता है, वो बार बार बोलने की क्या जरूरत है बच्चों। सिर्फ आपको ये समझना है कि कौन से एंगल से कहाँ कैसे अनडी इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल किया जा रहा है। आप देखेंगे ऊपर के भी एग्जाम्पल में फादर सन एंड सेकेंड एग्जाम्पल में भी कहीं पर भी कोई फिजिकल प्रेशर का इस्तेमाल नहीं हुआ है बच्चों, कोई फिजिकल फोर्स इस्तेमाल नहीं हुआ है। आर यू गेटिंग दिस?
कोई फिजिकल फोर्स इस्तेमाल नहीं हुआ है। ओके, तो बच्चों मैं एग्जाम्पल 1 और 2 रीड किया हूँ, अनडू इन्फ्लुएंस का एक आइडिया दे दिया हूँ मैं। बाकी मैं हम कल के लेक्चर में पढ़ेंगे रिमेनिंग एग्जाम्पल्स। ओके, सो अभी मैं आपको 30 सेकेंड्स दे रहा हूँ। डू यू हैव एनी डाउट? इसका यहाँ का लैंग्वेज बच्चों सेक्शन 15, 16, 17, 18 थोड़ा टफ लगेगा, बट नाउ न्यू बुक हैज गिवन अ वैरायटी ऑफ एग्जांपल्स टू मेक इट क्लियर। अब लास्ट टू लास्ट ईयर जो बुक था उसमें इतने सारे एग्जांपल्स नहीं थे, तो कहीं अगर थोड़ा कम किया है तो कहीं बढ़ाया भी एग्जांपल्स को लेकर। ओके, सो कहीं कोई डाउट हो तो बोलो। सर ये लीगल है क्या? सैवियो, क्या लीगल है? मतलब क्या लीगल है, मैं समझा नहीं। यस, वो तो आपको पता है ना कि पेरेंशियल इन्फ्लुएंस है, दुनिया को तो नहीं पता ना। दैट इज व्हाट द पॉइंट इज। आप जाके कंप्लेन करते हो कि पेरेंट्स ने अपना पेरेंशियल इन्फ्लुएंस यूज करके मेरे से बॉन्ड साइन करवाया, तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया ना। एंड आपने दुनिया को कुछ बोला ही नहीं, तो मैटर खत्म। वही तो डिस्कस हो रहा है बच्चों। सेवियो, हाँ चलो क्लियर हुआ ना। हाँ, ये तो आपका और आपका फैमिली मैटर है ना। आपको पता है कि पेरेंट्स, पिताजी मेरे ऊपर अनड्यू इन्फ्लुएंस इस्तेमाल कर रहे हैं, पेरेंशियल इन्फ्लुएंस इस्तेमाल कर रहे हैं, मेरे से बॉन्ड साइन करवा रहे हैं फॉर ग्रेटर अमाउंट। अब दुनिया को तो नहीं मालूम ना कि आपके घर में क्या चल रहा है। आप जब जाके कंप्लेंट करोगे आपके ही पिताजी के खिलाफ, तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पिताजी को कोई सजा नहीं होगी, हाँ, क्योंकि अनड्यू इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करना इज नॉट क्राइम। ओवर्शन इस्तेमाल करना इज अ क्राइम बट नॉट अनड्यू इन्फ्लुएंस। फैमिली सिर्फ समझा देगा, पुलिस सिर्फ समझा देगा पिताजी को कि ऐसा मत करो बेटे के साथ, मैटर खत्म करो, घर का मैटर है। वैसा आप करेंगे नहीं, हाँ, अपने फादर के खिलाफ जाके केस जल्दी कोई करता नहीं है। इसलिए ऐसे केस में ज्यादातर कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होते हैं, क्योंकि दुनिया को पता ही नहीं चलता क्या चल रहा है। ये तो सिर्फ आपको पता है ना, इंडिविजुअल। ठीक है, सो बच्चों कल मिलते हैं हम लोग लेक्चर में।